हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं JOIT 965 के मॉक टेस्ट डे 5 पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लगातार हम लोग उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट में जो एग्जाम में जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं जैसे कि हम लोगों ने 817, 903 और 939 एग्जाम में देखा भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए थे एग्जाम में, लेकिन याद रखिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो तीन टाइप में डिवाइडेड होता है। एक बेसिक, एक मॉडरेट और एक हाई लेवल। बेसिक लेवल तो हर कोई कर पा रहा होता है क्योंकि वो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। वो कैंडिडेट्स जो मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करेंगे, बिल्कुल वो सिलेक्शन को ले लेंगे। तो इसका मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चंस पर होना चाहिए। उन्हीं को अगर आप क्रैक करेंगे तभी कंप्यूटर में 140 में 140 आप स्कोर कर पाएंगे और सेफेस्ट एंड पर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम डेट आप लोग जानते हैं 6 नवंबर है। तो आपके पास जितना भी रिमेनिंग समय अभी है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत आसानी से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। जैसे 817 है, 903 है और 939 है। तो काफी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे 965 में, अगर पीछे वाले किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। कंप्यूटर में बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। JOIT 965 का गुरु बैच 2.0, जो बेसिक से एग्जाम एडवांस लेवल तक है। और ये गारंटी करता है कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस बैच से ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, सारे MCQs टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, वीकली टेस्ट होगा जो आप अपियर करेंगे, मॉक टेस्ट आप देंगे। तो इतना कुछ आपको कंप्यूटर में मिलेगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, कि 100% गारंटी है कि एग्जाम में आप बेटर स्कोर करेंगे ही करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स आज से ज्वाइन करते हैं या कभी भी ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस वाली वीडियोस इनको इस बैच में मिल जाएगी। आगे वाली वीडियोस में आप लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं, और लाइव कनेक्ट नहीं होते हैं तो रिकॉर्डेड मोड में भी आप इसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF फाइल, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल। कोई बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर के लिए ट्रस्ट करके इसी बैच से पढ़िए, फिर मेरे साथ आप रिजल्ट शेयर करिएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा iOS स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से जाकर। फिर आप इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा इनरोल होके। किसी भी डिफिकल्टी, अगर आप लोग कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए आज के सेशन की शानदार शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में, यानी मॉक टेस्ट डे 4 में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर किया था। क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सपोर्ट? अभी हाल ही में इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपनी सपोर्ट को बाय बाय कर दिया है, यानी बंद कर दिया है। और ये अनाउंस किया गया, ये सपोर्ट बंद की गई 15 जून 2022 को। यानी फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ऑलरेडी एज आ चुका है। तो एज ब्राउजर आपका लेटेस्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो लास्ट वर्जन है वो 11 है। तो ये भी याद रखिएगा कि द लास्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज 11। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया? बिल्कुल लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। It is a subscription-based evaluation of Microsoft Office featuring familiar programs like Word and Excel। कह रहा है ये Microsoft Office का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैकेज है जिसमें वर्ड और एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स आते हैं। इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट 365
या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट 365। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन सर्विस है एमएस ऑफिस की, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 बोला जाता है, जहां पर आप इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को वेब वर्जन यानी क्लाउड वर्जन में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो पुराना नाम था, जो पहले का नाम था, वो था ऑफिस 365, जिसको बदल के अपडेटेड नाम किया गया माइक्रोसॉफ्ट 365। रिलीज डेट, ये कब रिलीज किया गया मार्केट में? तो 28 जून 2011 को ऑफिस 365 को रिलीज किया गया। डेट याद रखिएगा, 28 जून 2011। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। बताइए, डैश इज एन XML बेस्ड ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग एंड एक्सचेंजिंग टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, चार्ट एंड प्रेजेंटेशन। जैसे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ओपन सोर्स से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, आपको यहां पर बताना है XML बेस्ड, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट कौन सा है जिसके थ्रू टेक्स्ट, स्प्रेडशीट और चार्ट या प्रेजेंटेशंस भी ओपन की जा सकती हैं? डॉक, PDF, VLC या ODF? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज ODF. ODF is considered as the XML based open source file format. ODF की फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है, इसको याद रखिएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये ODF की फुल फॉर्म हो गई। नंबर 1, ये XML बेस्ड ओपन सोर्स आपका फाइल फॉर्मेट है। नंबर 2, और तीसरी बात ये याद रखनी है कि लिब्रा ऑफिस यूजेस द ODF फाइल फॉर्मेट, यानी लिब्रा ऑफिस के जो एक्सटेंशंस हैं वो क्या है? ODF है। तो इस फॉर्मेट में लिब्रा ऑफिस की जो फाइल्स हैं वो ओपन होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर लिब्रा ऑफिस क्या है? जैसे MS ऑफिस है लेकिन ये तो पेड है, वैसे ही लिब्रा ऑफिस आपका ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। और इसका जो फाइल फॉर्मेट है जिसमें ये फाइल ओपन होती हैं वो है आपका ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज A15 टू D28? वीडियो को अभी पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। पॉज करिए और बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस। 13, 26, 46 या 56? सेल रेंज बतानी है A15 से D28। कैसे करेंगे? 15 से लेकर 28 तक कैलकुलेट करेंगे, ए से लेकर डी तक कैलकुलेट करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स को, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज 56। ए से लेकर डी तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा, ABCD। 15 से लेकर 28 तक काउंट करेंगे तो 14 आएगा, और 14 इंटू 4 करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, दैट इज 56। वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the value of the following MS Excel function base 9,2? अगेन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। बेस 9,2, 0110, 1001, 1110 या 0011? बिल्कुल इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि 9 हमारा यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है जिसे हमें 2 में कन्वर्ट करना है, और 2 क्या है? बाइनरी नंबर। तो 9 एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी नंबर निकालना है, दैट्स इट। तो ये आप कर लेंगे सब लोग। 9 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज 1001। कैसे किया एक बार देखिएगा। 9 टू बेस 2, यानी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 9 टू बेस 2 यानी बाइनरी में। और 9 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से लिखकर। फिर किन नंबर्स को ऐड करें कि 9 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 8 और 1 की जगह पर 1 1 लिख देंगे और बाकी जगह पर 0 0। तो करेक्ट आंसर आ गया 1001। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
इट इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अच्छा है और ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। तो MS एक्सेस का कौन सा डेटा टाइप वैलिड नहीं है? ऑटो नंबर, करेंसी, मेमो या पिक्चर? ऑटो नंबर होता है, करेंसी ये भी होता है, मेमो भी होता है, लेकिन पिक्चर आपका वैलिड डेटा टाइप नहीं है। इसके लिए OLE का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का यूज किया जाता है, लेकिन पिक्चर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड डेटा टाइप। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन MS PowerPoint 2019? 2019 या 2021 में कितने प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं MS पावर पॉइंट में? अब टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, टोटल नंबर ऑफ व्यूज होते हैं 5 + 3 यानी 8, जिसमें से प्रेजेंटेशन व्यू कितना होता है? 5। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 प्रेजेंटेशन व्यू हैं। नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। जबकि 3 आपके मास्टर व्यू हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। याद रहेगा ये टोटल व्यूज कितने? 8, प्रेजेंटेशन व्यू 5, मास्टर व्यू 3। नेक्स्ट, which of the following view in PowerPoint 2021 is used to add the comment? कह रहा है पावर पॉइंट में कमेंट ऐड करने के लिए कौन सा व्यू सबसे बेहतर है? किस व्यू का इस्तेमाल किया जाएगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू या नन ऑफ दी अबव? बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। अगर हमें कोई कमेंट ऐड करना है तो इसके लिए नोट्स पेज व्यू की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर जो भी कमेंट हम ऐड करते हैं वो प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं दिखता। ये सिर्फ उसी को दिखता है जिसने प्रेजेंटेशन बनाई होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन को देख रहा होता है उसको ये कमेंट नहीं दिखता। तो दिस टाइप ऑफ व्यू इज कॉल्ड नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट, which of the following is not a valid section break in MS Word 2019? सेक्शन ब्रेक कितने तरीके के होते हैं? इनमें से कौन सा प्रॉपर सेक्शन ब्रेक नहीं है ये आपको बताना है। कॉन्टिन्यूअस प्रीवियस पेज, ऑड इवन पेज या नेक्स्ट पेज? तो कॉन्टिन्यूअस और नेक्स्ट ये होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और नेक्स्ट भी होता है, ऑड और इवन भी होता है, लेकिन प्रीवियस पेज ये आपका सेक्शन ब्रेक नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रीवियस पेज इज नॉट कंसीडर्ड एज द वैलिड सेक्शन ब्रेक। जैसे कि आप देख सकते हैं MS वर्ड में लेआउट पर जब आप क्लिक करेंगे, ब्रेक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 तरीके के यहाँ पर पेज ब्रेक मिल जाएंगे, जैसे नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू व्यू मैक्रोज इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड में शॉर्टकट की आपको बतानी है मैक्रोज को व्यू करने की। मैक्रोज का मतलब क्या होता है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना, इसके लिए मैक्रोज का यूज करते हैं। और शॉर्टकट की टू व्यू मैक्रोज क्या है? ऑल्ट के साथ F8, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन, ऑल्ट F8। याद रखिएगा। कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है, जो कोर पार्ट है वो क्या है जरा बताइएगा। शेल, कर्नल, टर्मिनल या कमांड? वेरी गुड। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग जानते हैं, डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड, हम लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइनेक्स एक सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल का। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज कर्नल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन कर्नल, देन हार्डवेयर। यानी कर्नल का काम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सिंक्रोनाइजेशन यानी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट, विच कमांड इन लाइनेक्स इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स? कह रहा है लाइनेक्स में ऐसा कौन सा कमांड है जिसका यूज किया जाता है फाइल्स को रिमूव करने के लिए? तो लाइनेक्स में अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो कौन सा कमांड चलाएंगे? RM DM इरेज या डिलीट? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड
rm command to remove the files. rm command is used to remove the files. Next, which command in Linux is used to remove the directory? इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो रिमूव द फाइल या रिमूव द डायरेक्टरी। तो फाइल को रिमूव करने के लिए तो rm कमांड का यूज हुआ था, लेकिन अगर डायरेक्टरी की बात करें यानी फोल्डर की बात करें, पूरे पूरे फोल्डर को अगर डिलीट करना है यानी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो करेक्ट आंसर होगा rmdir, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? rm is used to delete the file, rmdir is used to delete the directory or folder. Next, what is the preferred method of changing the default boot sequence of a computer system? अगर आपको कंप्यूटर की बूटिंग सिस्टम को चेंज करना है, उसकी डिफॉल्ट सीक्वेंस को चेंज करना है, तो किसकी मदद लेंगे? यूजिंग बायोस सेटिंग, कंट्रोल पैनल, रजिस्ट्री एडिटर या यूजिंग बूट मैनेजर? एंड द करेक्ट आंसर इज यूजिंग बायोस सेटिंग। बायोस की सेटिंग में जाकर जब आप बदलाव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा यूजिंग दी बायोस सेटिंग, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग की बात यहां पर हो रही है। आईडी, साटा, पाटा, SCSI आर दी पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड फॉर। कह रहे हैं इन स्टैंडर्ड्स का यूज किसके लिए किया जाता है? साटा केबल, पाटा केबल, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस या आईडी कनेक्टर्स? तो इसका यूज किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है साटा पाटा केबल से, आईडी कनेक्टर से या SCSI इंटरफेस से। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कई सारी केबल्स दी हुई हैं, जिसमें साटा पाटा आईडी कनेक्टर्स के बारे में है ना, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट, द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द डेटा इन डेटाबेस इज कॉल्ड। क्या रहे डेटाबेस में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस में हमें जब हम एंटर करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को, नंबर को, डेट को, टाइम को, तो वहां पर हर एक के लिए एक कॉन्स्ट्रेंट का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्ट्रिक्शन इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। जबकि 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं डेटाबेस में, इसको याद रखिएगा। डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट और की कॉन्स्ट्रेंट्स। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। कितने तरीके के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं? 4 तरीके के, डोमेन, एंटिटी, रेफरल और की। क्लियर है? नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जिनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? फ्री, पैकेज, ओपन सोर्स या सिस्टम? फ्री में मिल जाते हैं, जिनको आप बदल भी सकते हैं, बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ओपन सोर्स ब्राउजर का नाम बताइए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, लाइनेक्स। ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर का नाम बताइए, VLC। ओपन सोर्स वेब सर्वर का नाम बताइए, अपाचे वेब सर्वर। ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट का नाम बताइए, तो आंसर है लिब्रा ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो ये सब आपके क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अ सॉफ्टवेयर दैट लाइज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस रनिंग ऑन इट। एप्लीकेशन दैट लाइज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, मिडलवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? बताइएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बीच में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे बोलते हैं मिडलवेयर, या इसको API भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
एपीआईज, या इसको मिडलवेयर भी बोल सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सर्विसेज भी बोल सकते हैं, है ना। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड मिडलवेयर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता लेंगे आप। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पीकर इज कंसीडर्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर एक आउटपुट है, जबकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये इनपुट है। नेक्स्ट, CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इज अ। CDR क्या है? राइट इरेज रीराइट डिस्क, सेमी कंडक्टर डिस्क, रीड ओनली डिस्क, या वार्म डिस्क? बताइए। जब आप मार्केट से बिल्कुल खाली एक सीडी लेकर आते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क लेकर आते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, वो है CDR, जिसमें आप एक बार लिख सकते हैं और बार बार रीड कर सकते हैं, ये है CDR। यानी राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, यानी वार्म डिस्क ही होती है CDR डिस्क। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, दैट इज वार्म, राइट वंस, रीड मैनी। नेक्स्ट, इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड्स, या CPU? तो नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, नोड्स इज कंसीडर्ड एज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रे हैट हैकर? ग्रे हैट हैकर क्या होता है? पहला क्या रहा है? हैकर हु परफॉर्म्स इलीगल एक्टिविटी जस्ट टू कमिट अ क्राइम। जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं वो ग्रे हैट हैकर है। हैकर हु वर्क फॉर सिक्योरिटी कंपनीज, जो सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो ग्रे हैट हैकर है। हैकर इंगेजिंग इन इलीगल एक्टिविटी इवन विद द गुड इंटेंशंस, जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं लेकिन उनकी जो इंटेंशन है, जो चाहत है ना, वो अच्छी है, यानी वो पॉजिटिव सोच के साथ में ये काम कर रहे हैं। या हैकर हु अटेंड चर्च आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, यानी वो हैकर्स जो चर्च में जाते हैं क्राइम करने के बाद, उनको ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको पता है क्या है? यानी ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर का कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रे हैट हैकर, जो हैक करते हैं इलीगल एक्टिविटी की तरीके से। इलीगल है इनका किया जाने वाला क्राइम, वो इलीगल है, लेकिन इवन विद अ गुड इंटेंशन, लेकिन इसके पीछे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ग्रे हैट हैकर। इनको किसी ने परमिशन नहीं दी है हैकिंग की, ये किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, है ना, लेकिन ये हैकिंग तो कर रहे हैं, वो इलीगल है, लेकिन इनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, दैट आर कॉल्ड ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम? जब भी हम टाइम क्वांटम की बात करते हैं तो इसका मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। और ऐसी एल्गोरिथम किस तरीके की एल्गोरिथम होती है बताइएगा? शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग? किस में आएगा ये? हम लोग जानते हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये क्वेश्चन है, जहां पर टाइम की जब भी बात की जाएगी तो राउंड रॉबिन आएगा, क्योंकि राउंड रॉबिन में हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने का एक फिक्स टाइम होता है, जैसे 2 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड। और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो वो फिर से वेट करेगा अपने टर्म का। तो इस तरीके से हम स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं CPU की, और जितना भी थ्रूपुट है CPU का, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड टाइम क्वांटम। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल वायर्स आर देयर इन UTP केबल? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जो केबल है, इसमें टोटल वायर्स कितनी होती है? 2, 4, 8 या 10? अब आप कहेंगे कि सर जो ट्विस्ट हुई वायर्स हैं वो 4 हैं, जो दो दो के पेयर में है, तो इसका मतलब टोटल कितनी हो गई? 8, 4 2 8,
सो द करेक्ट आंसर इज देयर आर टोटल 8 केबल्स या 8 वायर्स इन यूटीपी, है ना। देख लीजिए आप, दो दो के पेयर्स में ये यहाँ पर हैं, 4 सेट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, 8। वेरी गुड, नेक्स्ट। In which of the following programming language the compiler translate the source program into portable code called bytecode? कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर कंपाइलर ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को, यानी सोर्स कोड को, इनटू बाइट कोड या इनटू पोर्टेबल कोड, जिसे हम बाइट कोड भी बोलते हैं। तो बाइट कोड आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जावा, क्योंकि जावा ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज होता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बाइट कोड, राइट, जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। रीसाइजिंग एन इमेज विदाउट लॉजिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स विजुअल कंटेंट इज कॉल्ड। कह रहा है किसी भी इमेज को रिसाइज करना, लेकिन कोई भी इसका जो विजुअल कंटेंट है वो लूज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जहां पर हम इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो विजुअल कंटेंट है, जो इमेज है ना, उसमें कुछ बदलाव भी ज्यादा ना आए, उसमें उसकी पिक्सल्स भी डिक्रीज ना हो, उसका कंटेंट भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या बोला जाएगा, जरा बताइएगा। स्केलिंग, मॉर्फिंग, क्रॉपिंग या क्लोनिंग? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग ने दिया है, दैट इज स्केलिंग। इसे बोलते हैं स्केलिंग कर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी इमेज है, ओरिजिनल एक रास्टर इमेज गिवन है बीच वाली, इसको हमने स्केल डाउन कर दिया 30% पे, तो और छोटी हो गई। इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया हमने 300% पे, तो ये बड़ी हो गई। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड रीसाइजिंग एन इमेज इज कॉल्ड scaling. Next, the folder in which Windows is installed is known as। कह रहा है वो फोल्डर जिसमें विंडोज की फाइल इंस्टॉल की जाती है या जिसमें विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है, उस फोल्डर को क्या बोलते हैं? रूट फोल्डर, विन रूट, सिस्टम रूट या सिस्टम 32? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो फोल्डर जिसमें विंडोज की फाइल्स को इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट फोल्डर, यानी फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए अच्छे से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक attempt to obtain sensitive information such as username, password, pin code, financial information, often for malicious reason? कह रहा है ऐसा कौन सा साइबर अटैक होता है जिसमें हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, पिन कोड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी गलत रीजन से लेना, क्या कहलाता है? आपने यूजर नेम और पासवर्ड को हैक कर लिया, तो ये किस तरीके के क्राइम में है? पिन कोड को हैक कर लिया या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैक कर ली, तो इसे क्या बोलेंगे? वायरस अटैक, वॉर्म अटैक, स्पैमिंग या फिशिंग? अगर आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना, बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। यही लेवल रहता है एग्जाम का। 5 सेशन आपने देखे, इन पांचों को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे आपको। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, है ना, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, JOIT 965 वाले बैच में एनरोल हो जाइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।